आज हम बात करेंगे इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जारी जंग के बारे में, जो न सिर्फ मिडल ईस्ट को बल्कि पूरी दुनिया को एक ख़तरनाक जंग की ओर ढकेल रही है। ये जंग सिर्फ इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच नहीं, बल्कि इसके चारों ओर जो माहौल बन रहा है वो रसिया, अमेरिका और चाइना जैसे बड़े देशों को भी शामिल कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि इस जंग का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या हो सकता है और क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। 18 अक्टूबर को यही शनिवार की मौत के खबर के बाद ऐसा लगा जैसे जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि जंग अभी भी जारी है। इजरायली मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे जंग के अंत की शुरुआत माना था, लेकिन हकीकत में यह जंग और ज़्यादा भड़क गई है। यही शनिवार के मारे जाने के तुरंत बाद इराकी मिलिशिया ने हाइफा पर हमला किया, हुथियों ने अमेरिका के जहाज़ों पर हमला किया और हिजबुल्लाह के ड्रोन तो नेतन्याहू के घर पर हमला किया। इससे साफ है कि यह जंग इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है। अगर यह लड़ाई इसी तरह से चलती रहे तो यह सालों तक खींची जा सकती है, क्योंकि एक तरफ ईरान हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों की मदद कर रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल की लगातार मदद कर रहा है। लेकिन यह भी समझने की ज़रूरत है कि ईरान और लेबनान जैसे देश इतने अकेले नहीं हैं जितना अमेरिका सोचता है। ब्रिक्स की मीटिंग में ईरान भी शामिल हो रहा है और इस बार पहली बार फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को भी बुलाया गया है। रूस का यह कदम साफ संकेत देता है कि अगर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है तो रूस फ़िलिस्तीन के समर्थन में खड़ा है। यह शनिवार के मौत के बाद रूस ने साफ कहा है कि मिडल ईस्ट में हमारी नीति यूएन के 2 नेशन थ्योरी के तहत जो बाउंड्रीज है उसके साथ ही फ़िलिस्तीन को एक आज़ाद मुल्क के रूप में देखती है। अब बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों का एक संगठन है। यह संगठन अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ एक बड़ा संगठन बनता जा रहा है। ईरान और फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति का इसमें शामिल होना, खास करके फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति का, जिनके पास कोई खास अथॉरिटी नहीं है लेकिन राष्ट्रपति का मान्यता उनको हासिल है, और इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्हें बुलाने का शायद यह पहला मामला है जो यह दिखाता है कि यह सिर्फ आर्थिक संगठन नहीं रह गया है, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मंच बनता जा रहा है जो अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए तैयार है। और अमेरिका को यह साफ संकेत देना है कि अगर तुम इजराइल के साथ खड़े हो तो हम फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि रूस और इजराइल के बीच रिश्ते ख़राब हैं या थे। कुछ समय पहले रूस और इजराइल के रिश्ते काफ़ी बेहतर थे, लेकिन यूक्रेन और रूस के युद्ध में जिस तरह से यूरोपीय देशों ने यूक्रेन का साथ दिया और रूस को अलग थलग करने की कोशिश की, जिसके बाद रूस ईरान के करीब आ गया और इजराइल फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर रूस अब फ़िलिस्तीन के समर्थन में खड़ा हो गया है। अगर इजराइल और ईरान के बीच जंग होती है तो हो सकता है कि रूस डायरेक्ट जंग में ना उतरे, लेकिन सीरिया में रूस के ठिकाने हैं और वहाँ इजराइल के हमलों पर रूस पहले ही चेतावनी दे चुका है। इसीलिए अगर इजराइल सीरिया पर हमला करता है तो रूस जंग में हिस्सा ले सकता है। वहीं चीन मिडल ईस्ट में लगातार अपने आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ा रहा है। अफ्रीका और मिडल ईस्ट में चीन ने भारी निवेश किए हैं, जिससे वहां उसकी पकड़ मजबूत हो रही है। अभी कुछ समय पहले ही चीन ने अरब देशों की एक मीटिंग चीन में कराई थी, जो अरब देशों के बीच चीन की मजबूत स्थिति को दर्शाती है। हालांकि कभी ये काम भारत करता था जो चीन ने किया है। इस वक्त भारत की विदेश नीति समझना थोड़ा मुश्किल है। भारत कभी अमेरिका की तरफ झुकता दिखता है तो कभी रूस की तरफ झुकता हुआ दिखता है, और अमेरिका जिस तरह से रवैया विकास यादव में दिखा रहा है यह ठीक नहीं है। 26/11 के मुंबई हमले में जब डेविड कोलमैन हेडली नाम के एक आतंकवादी जो अमेरिकी नागरिक है उसको भारत ने अमेरिका को सौंपने के लिए कहा था, तो उसने अभी तक भारत को वो आतंकी नहीं सौंपा है और अभी वो विकास यादव की मांग कर रहा है, जिससे अमेरिका और भारत के बीच तल्खी बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। खैर, चीन हाल ही में ताइवान के आसपास युद्धाभ्यास किया है और चीन ताइवान को हमेशा से अपना हिस्सा बताता रहा है। एशिया में ताइवान अमेरिका के लिए ठीक वैसा ही ठिकाना है जिस तरह से इजराइल मिडल ईस्ट में अमेरिका का ठिकाना है। अगर मिडल ईस्ट में जंग बढ़ती है तो चीन भी इसमें अहम भूमिका निभा सकता है, खास करके जब वह ईरान और रूस के साथ, इधर उत्तर कोरिया भी रूस के साथ खड़ा है और उसने अपनी सेना रूस यूक्रेन युद्ध में भेजी हुई है। इससे यह संकेत मिलता है कि अगर जंग आगे बढ़ी तो कहीं उत्तर कोरिया साउथ कोरिया पर हमला ना कर दे। ऐसे में यह जंग सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एशिया और यूरोप तक फैल सकती है। और अगर यह जंग आगे बढ़ती है तो यह तीसरे वर्ल्ड वार में तब्दील हो सकती है। रूस पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर नाटो यूक्रेन के साथ जंग में शामिल होता है तो
वह यूरोप के किसी भी देश पर हमला कर सकता है। दूसरी तरफ अगर मिडिल ईस्ट में जंग बढ़ी और ईरान भी इसमें शामिल हुआ तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय जंग बन सकती है, और अगर इस जंग में परमाणु हथियार इस्तेमाल हुए तो पूरी दुनिया इसके चपेट में आ सकती है। आज के हालात बेहद खतरनाक हैं। दुनिया की बड़ी ताकतों को चाहिए कि वह कूटनीति के जरिए इस जंग को रोके। जंग से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता, और अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो यह दुनिया के लिए काफ़ी खतरनाक होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि मिडिल ईस्ट की इस जंग का दुनिया पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। अल्लाह हाफिज़।